सिक्योरिटाइजेशन से, ठीक है। तो अगेन सिक्योरिटाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है, जब वो हमने हल्का फुल्का जो बेसिक देखा था, समझा था, राइट। तो इस हिसाब से होगा कैसे, अगर फॉर एग्जांपल एक डेटर है, उसने किसी बैंक से लोन लिया, राइट, दैट लोन इफ़ एग्जाम्पल के तौर पर इज़ ऑफ अमाउंट 10 करोड़ रुपीज़, राइट। इस लोन के अगेंस्ट वो डेटर इस बैंक को कुछ सिक्योरिटी भी देगा, राइट। तो एक हम यहाँ पर सिक्योरिटाइजेशन के अंदर एक हमेशा ध्यान रखना, सिक्योरिटाइजेशन लोन का होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स का होता है, और ओनली उन लोन का होता है जो सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन का सिक्योरिटाइजेशन हम नहीं करवा सकते, राइट। तो पहला, डेटर्स जो होते हैं, वो कोई भी डेटर जब किसी बैंक से 10 करोड़ अमाउंट का या एनी अमाउंट का लोन लेगा, तब उसको उसके खिलाफ एक अगेन सिक्योरिटी देगा। लेटर ऑन इफ दिस लीड्स टू लॉकिंग ऑफ बैंक्स फंड्स, राइट। तो बैंक टू रिलीज द फंड्स ट्रांसफर्स द लोन अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी टू द एसपीवी, राइट। एसपीवी को दे दिया, नाउ एसपीवी उसके बदले बैंक को ऑफ कोर्स पेमेंट कर देती है, सो दैट नाउ बैंक इज फ्री, डन। अब लेटर ऑन एसपीवी कब क्या करती है, क्योंकि एसपीवी को भी अपने फंड्स चाहिए और उस लोन को वो चाहती है कि और अर्न करे, एसपीवी डिवाइड्स द 10 करोड़ का लोन इनटू स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एंड इश्यूज दोज स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स वाले लोन्स टू द इन्वेस्टर्स बाय फॉर्म ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। हम करते क्या हैं, हम वो जैसे मान ले वो जो 10 करोड़ का एक बड़ा लोन का चंक था, उस लोन को मान ले 1 करोड़ के 10 लोन बना दिए, ठीक है। और यहाँ पर इन्वेस्टर को पूछा कि कोई बंदा है जिसको 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है, राइट। जो बंदा 1 करोड़ रुपया मनी देगा, उसके बदले एसपीवी उसको सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट दे देगी, ठीक है, एसडीआई दे देगी, आया समझ। तो ये इस बंदे को मिल जाएगा, इट विल बी अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक्सेट्रा। और ऑफ कोर्स जो जैसे जैसे वो पैसे वापस करता जाएगा, द डेटर जो ओरिजिनली था, वो डेटर एसपीवी को पैसा देगा। एसपीवी मान ले इस लोन पर 8% का इंटरेस्ट लेती है, या बैंक ओरिजिनली भी 8% का इंटरेस्ट लेती थी, एसपीवी 2% अपने पास रखकर 6% का इंटरेस्ट इसको दे देगा, ठीक है। सो बाय दिस वे द इन्वेस्टर विल ऑल्सो अर्न एंड द एसपीवी विल ऑल्सो अर्न, मनी भी फ्री है, इकोनॉमी में ट्रेडिंग है, सब कुछ है, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये वही हो रहा है, इन्वेस्टर्स को दे दिया, दे अर्न बाय गेनिंग द अमाउंट ऑफ गेनिंग द इंटरेस्ट अमाउंट विच इज पेड बाय द डेटर, ठीक है। उसके अलावा और इन केस अगर कोई भी तरफ से डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्योंकि देख प्रॉब्लम क्या थी, बैंक के पास लोन था और डिफ़ॉल्ट हो गया तो बैंक संभाल लेगी कोई ना कोई तरीके से, एसपीवी के पास भी वो डिफ़ॉल्ट हो तो एसपीवी भी संभाल लेगी कोई ना कोई तरीके से। बट जब छोटे छोटे इन्वेस्टर के पास है, तो फिर वो इन्वेस्टर कहाँ जाके उस बंदे को पकड़ेगा कि तूने तेरा लोन नहीं चुकाया, जिस चक्कर में मुझे पैसा नहीं मिला, राइट। तो ये सारे में फिर एसपीवी कम्स टू द रेस्क्यू। और क्योंकि ओरिजिनली हमने ये बोला कि सिक्योर्ड डेट है, तो वो सिक्योरिटी जो होगी वो ऑफकोर्स बेच दी जाएगी, पैसा इन्वेस्टर्स को लौटा दिया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और अगर फिर भी कुछ पैसा बचता है तो फिर वो डेटर को वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लैरिटी है। यहाँ पर एक हमेशा वर्ड समझो, जो तुम्हारा हाँ डेटर होगा उसको ऑब्लाइजर कहेंगे, डेटर को ऑब्लाइजर कहेंगे, बैंक को ओरिजिनेटर कहेंगे, ठीक है। मेन ये 2 वर्ड्स हैं। और जो सिक्योरिटी होगी वो एसेट्स वगैरह नहीं होंगे, सिक्योरिटी इसमें क्या है, मॉर्गेज जो किया वो कुछ भी हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, गाड़ी, बंगला, गोल्ड, वो एसपीवी को ट्रांसफर करेंगे, हाँ, अलॉन्ग विद सिक्योरिटी लोन पूरा ट्रांसफर होगा, अलॉन्ग विद एवरीथिंग, आया। बैंक ट्रांसफर करते हैं, हाँ, बैंक ट्रांसफर करता है। जैसे अगर मान ले, मेरा बोलने का क्या मतलब था यहाँ पर कि जैसे मान ले ये डेटर है, ठीक है, इसने लिया 10 करोड़ का अमाउंट लोन, ठीक है, और इस बंदे के हाथ में क्या हो गई, लाइबिलिटी, बैंक के हाथ में क्या हो गया, एसेट। ये एसेट के अंदर 2 चीज़ें, एक कि मैंने किसी से 10 करोड़ रुपीज़ लेने हैं, प्लस ये जो लोन है ये सिक्योर्ड है थ्रू अ लैंड, ठीक है, अमाउंटिंग टू रुपीज़ ज़्यादा ही होगी हमेशा, मान ले 30 करोड़, ठीक है। तो ये एसेट है ना पूरा आपका। तो जब भी बैंक एसपीवी को ट्रांसफ़र करती है, वो पूरी की पूरी एसेट ट्रांसफ़र करती है, आया।
कुछ डाउट तो नहीं ना? चलो ठीक। तब अगेन सिक्योरिटाइजेशन क्या है? इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इनटू सिक्योरिटीज। आया समझ? ये जो इवेंचुअली इन्वेस्टर को जो इशू किया है यही सिक्योरिटाइजेशन है। आया? तो इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इनटू सिक्योरिटीज। सिक्योरिटाइजेशन इज यूज्ड बाय फाइनेंशियल एंटिटीज टू रेज फंडिंग अदर देन व्हाट इज अवेलेबल वाया ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ऑन बैलेंस शीट फंडिंग। हाँ ठीक है, बेसिक ट्रेडिशनल मेथड के अलावा कोई तरीके से फंडिंग रेज हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ पूलिंग एंड रीपैकिंग ऑफ होमोजीनियस इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट कैन बी सोल्ड टू इन्वेस्टर्स। राइट, हम ये करें, अब जैसे एक डेटर था जिसने 10 करोड़ का लोन लिया था, ऐसे और भी हो सकते हैं, 2 करोड़ वाला, कोई 3 करोड़ वाला, 11 करोड़ वाला, ऐसे करते करते इन टोटल मान ले 50 करोड़ की एसेट बनाई उन्होंने और उसको बाद में अलग अलग इन्वेस्टर्स को इशू कर दिया। ठीक है, तो पूलिंग एंड रीपैकेजिंग ऑफ होमोजीनियस illiquid financial assets into marketable securities that can be sold to investors. The process leads to the creation of financial instruments that represent ownership interest in or are secured by segregated income producing assets or pool of assets. हाँ ठीक है, तो बेसिकली वही कि एक पूल ऑफ एसेट्स में क्रिएट हो जाता है जिससे इनकम प्रोड्यूस हो रही है फॉर देम एज वेल, द इन्वेस्टर्स एज वेल। आ रहा है? These assets are generally secured by personal or real property, real estate, automobiles, equipments, anything, but in some cases are unsecured, credit card, debt, consumer loans। तो उन्होंने बोला assets generally ऐसे और वैसे हो सकते हैं, but यहाँ पर जो होंगे ना वो securitized ही वाले होंगे। There are 4 steps in securitization। पहला SPDE, जो SPV में कह रही थी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, इट इज़ ऑल्सो हियर नोन एज SPDE इज स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी। ठीक है, द SPDE इज क्रिएटेड टू होल्ड टाइटल टू एसेट्स अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। एसेट अंडरलाइंग सिक्योरिटीज यानी कि क्या हुआ? सिक्योरिटी क्या है? लोन वाली नहीं, सिक्योरिटीज क्या है? जो नहीं, ये जो इनको इशू किया, जो इन्वेस्टर को इशू किया वो क्या है? सिक्योरिटीज। दीज आर द सिक्योरिटीज। वो तुम्हारी मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी के तौर पर वहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कहाँ पर उस सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो दीज आर द सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटीज जो तुम्हें इशू की हैं, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इसकी खुद की कोई वैल्यू है? नहीं है। इसकी वैल्यू कहाँ से ड्राइव हो रही है? फ्रॉम द लोन अमाउंट। लोन का पैसा वापस आएगा, तुम्हें पैसा मिलेगा, नहीं तो खत्म। राइट, तो उसने यही बोला, द SPV होल्ड्स द एसेट विच इज अंडरलाइंग द सिक्योरिटी। उस एसेट के पास अंडरलाइंग क्या चीज़ है? वो एसेट, वो सिक्योरिटी किस पे बेस्ड है? उस लोन पर। तो वो लोन किसके पास है? SPV के पास है ना। बैंक ने वो लोन SPV को ट्रांसफर कर दिया था ना। तो SPV होल्ड्स द एसेट अंडरलाइंग द सिक्योरिटी। एसेट इज व्हाट? विच द बैंक ट्रांसफर्ड। ठीक है, डन। तो उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस मैकेनिज्म हैज़ सेवरल कमर्शियल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग बैलेंस शीट एंड रिस्क मैनेजमेंट, इंक्रीज लिक्विडिटी, कॉस्ट एफिशिएंट, मार्केटेबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। राइट, उसके बाद तुम्हारा द ओरिजिनेटर कौन? जो डेटर है, बैंक। ठीक है, बैंक विल बी कॉल्ड एज द ओरिजिनेटर। द ओरिजिनेटर और होल्डर ऑफ एसेट्स, देखो है ना, सेल्स द एसेट्स टू द SPDE। ये लाइन समझ में आ गई अब? द होल्डर और ओरिजिनेटर ऑफ एसेट्स सेल्स द एसेट्स टू द SPDE। राइट, फिर द SPDE कौन? SPV। हाँ, द SPDE विद द हेल्प ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इशूज सिक्योरिटीज विच are distributed to investors, and SPDE pays the originator for the assets with the proceeds from sale of the securities. डन यहाँ तक? अब उन्होंने वही प्रोसेस को समझाया। देखो एक सेकंड, पहले तो मैं सेट हूँ यार। हाँ, अब ठीक है। Securitization process, converting of liquid assets into tradable securities is called securitization. राइट, उसके बाद पहला ऑब्लिजर यानी कि पहला तुम्हारा बोरोअर। राइट, ऑब्लाइजर बोरोअर वो क्या करेगा? वो ओरिजिनेटर बैंक से सबसे पहला एक सिक्योर्ड लोन लेगा। राइट, और उसके बदले उसको देगा सिक्योरिटीज़। करेक्ट, फिर ये ओरिजिनेटर बैंक जो है वही चीज़ को, लिक्विड एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देगी SPV या तो SPDE को। राइट, SPD उस सिक्योरिटी, उस लोन के बदले
उसको छोटे छोटे चीज़ों में छोटे में बांट के इशू कर देगा सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो हैं इसको वो कैश देंगे। ये कैश ये जो है फर्स्ट क्योंकि लोन लिया ना उन्होंने, वो 1 करोड़ सबने दिया होगा, वो 1 करोड़ उसको एसपीवी को देंगे। एसपीवी उस पैसे से अब अपना ओरिजिनेटर को तो पैसा लौटा देगी पहले कि तू तो रवाना हो, राइट, और फिर बाद में लेटर ऑन मतलब वो वही उससे पैसा लेते रहेंगे। वो आगे का नहीं लिखा उन्होंने, क्यों पता नहीं। आया समझ पूरा? स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन, acquisition of financial assets by securitization company or reconstruction company, that is SPV, from the originator। ये समझ में आया? एक्विजिशन फाइनेंशियल assets, को जाएगा ना, बैंक ट्रांसफर करेगी तो वो एक्विजिशन होगा। हाँ ठीक है। आया? Here financial assets are loans backed by properties. The originator is bank or FI who has lent money to the original borrower। ठीक है। सही है? The SPV with the help of an investment banker, the SPV with the help of an issues security receipts which are distributed to investors, and SPV pays the originator यानी कि बैंक to for the financial assets purchased with the proceeds from the sale of the securities। आ गया? Parties involved in securitization, originator, SPV, investor। ठीक है? फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स दैन कैन बी सिक्योरिटाइज्ड। ठीक है, ऐसे तैसे टाइप के लोन होते हैं जो सिक्योरिटाइज हो सकते हैं। डन। बिसाइड्स अबव पार्टीज द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ये ऑब्लिगेटर लिखा है ना, यहाँ इसको कट करो, ऑब्लाइजर होगा। बुलेट कहाँ पहला, ऑब्लाइजर होगा, टी हटा दे। ठीक है, उसके बाद तेरा रेटिंग एजेंसीज होंगी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेट्रा। ठीक है, डन है। उसके बाद यू हैव सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। द सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटाइजेशन। एक सेकेंड, ये काम का लग नहीं रहा है मुझे। कुछ समझाया है, चल पढ़ ही लेते हैं, पता नहीं लगता इनका। Securitized debt instruments are regulated by ये Securities and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act। ये वो है SARFAESI। ठीक है, SARFAESI। बढ़िया। तो जो तुम्हारा सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है SPD, यही हुआ ना, देखा तभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी। हाँ, ये सारफेसी के अंदर रेगुलेटेड है, SARFAESI। ये नहीं है, ये RBI के अंडर रेगुलेटेड है, देखते हैं बाद में। बढ़िया। तो सारफेसी सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इशू ऑफ लिस्टिंग है, और कुछ रह गया था बोलना, फॉर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड RBI गाइडलाइंस ऑन सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, पहला इनिशियली सेबी जो है इशू एंड लिस्टिंग रेगुलेशंस के अंदर was applicable to initially public offer of securitized debt instruments, listing of securitized debt instruments or etc. Securitized debt instruments has been defined to mean any certificate or instrument by whatever name called issued to an investor by any issuer being a special purpose distributing entity which possesses any debt or receivable including mortgage debt assigned to such entity and mortgage debt, हाँ वो जिसके खिलाफ सिक्योर्ड लोन दिया गया हो, assigned to such entity and acknowledging beneficial interest of such investor in such debt or receivable including mortgage debt as the case may be। जो पूरा बात बोली इन्होंने वही बोली है यहाँ पर, अब बस इस तरीके से वही। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है? कुछ नहीं, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट तो एक कागज ही होगा, तो एक तरीके का सर्टिफिकेट, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, जो हम इशू करते हैं एक इन्वेस्टर को। ठीक है, इशू कौन करता है? एक इशूअर यानी कि SPV लिखा है ना, इशूअर बीइंग SPDE स्पेशल पर्पस डिस्ट्रिक्ट एंटिटी, जिसके पास प्रॉपर डेट है, वो एसेट उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, इसीलिए प्रॉपर डेट है इंक्लूडिंग द मॉर्गेज्ड
ठीक है, प्रॉपर्टी असाइंड टू सच एंटिटी एंड एक्नॉलेजिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ सच इन्वेस्टर, और वो बोलता है कि हाँ कल को जब पैसा आएगा तो ये पैसा का मैं कुछ इंटरेस्ट रखकर बाकी उनको दे दूंगा। आया? SARFAESI SRFAESI Act has empowered the banks and financial institutions with vast powers to enforce the securities charged to them. The banks can now issue notices to the defaulters to pay up the dues, and if they fail to do so within 60 days of the date of notice, the banks can take over the possession of the assets like factory, land, etc. ठीक है, ये चलेगा, इतना ही करते हैं इसको। और उसके बाद तुम्हारा सेबी, नेक्स्ट पैराग्राफ, सेबी नोटिफाइड सेबी इशू डिस्टिंक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेशंस ऑन मे दिस टेकिंग इनटू अकाउंट द मार्केट नीड्स, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कंपटीशन पॉलिसी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, क्रेडिट रेटिंग, सब कुछ उसने ध्यान देकर आगे वो काम कर रही है, राइट। अब हाँ, पहला देखो, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। जो सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका पब्लिक ऑफर किया जाता है, यानी कि आम जनता को दी जाती हैं, ठीक है। फिर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड टू पब्लिक और एनी पर्सन ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सेबी उसको भी रेगुलेट करता है, राइट। और उसके अलावा लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इशूड टू QIBs ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब ध्यान दो, थर्ड पॉइंट जो है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की बात करता है, और वो सिक्योरिटी रिसिप्ट सिर्फ और सिर्फ QIB को इशू होते हैं, जो मैंने तुमको बोला था ना, राइट। तो ये अलग अलग चीज़ है। जो तुम्हारा फर्स्ट 2 पॉइंट्स है ना, ये सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा है। जो थर्ड पॉइंट है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के बारे में बात कर रहा है, विच इज़ अ सेपरेट थिंग, राइट। इकट्ठा क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि उसने बोला कि सेबी इन तीनों पर एप्लीकेबल है, सेबी के रूल्स इन तीनों पर एप्लीकेबल है, राइट। यहाँ तक सब साथ में हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी अभी, अ पर्सन कैन नॉट मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स और सीक लिस्टिंग ऑफ सच सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट अनलेस इट इज़ कंस्टिट्यूटेड एज अ SPDE, ऑल इट्स ट्रस्टीज आर रजिस्टर्ड विद सेबी, जो भी बंदा उसके साथ है, इट कंप्लाइज विद ऑल द एप्लीकेबल प्रोविजंस, राइट। और द रिक्वायरमेंट ऑफ obtaining registration is not applicable for the following persons who may act as trustees of SPDE। इनको एप्लीकेबल नहीं है। इनको क्या नहीं करना है? पब्लिक ऑफर, ए पर्सन, रजिस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ, इनको किसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी? सेबी के सेकंड लाइन में देख, ऑल इट्स ट्रस्टीज आर रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिक्योरिटी रिसिप्ट्स रेगुलेशन, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ obtaining registration is not applicable for the following persons, राइट। इनको सेबी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी है, क्योंकि दे माइट बी रजिस्टर्ड समवेयर एल्स। जैसे कि पर्सन रजिस्टर्ड एज डिबेंचर ट्रस्टी विद सेबी, तो डोंट हैव टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद सेबी, वो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एज डिबेंचर ट्रस्टीज, राइट। उसके अलावा पर्सन रजिस्टर्ड एज सिक्योरिटाइजेशन कंपनी अंडर ये वाला एक्ट SARFAESI, ठीक है। Reconstruction of the RBI under the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest, कितना लंबा नाम है SARFAESI, बढ़िया, इसके अंदर है, राइट। तो ये किसके बात हो रही होगी? ये वो ARC की बात हो रही होगी, जो कंपनी एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी बनी होती है और इसके अंदर रजिस्टर्ड होती है। उसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक RBI के अंदर रजिस्टर्ड होता है ना। उस नेशनल हाउसिंग बैंक कौन से होते हैं? जो हाउसिंग लोन्स के लिए लोन देते हैं, हाउसिंग के लिए लोन देते हैं। फिर नाबार्ड रजिस्टर्ड जो है, CD पॉइंट समझ आया, NABARD वगैरह, क्या है ना, BARD। उसके बाद एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक, अदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर पर्सन स्पेसिफाइड बाय सेबी, ठीक है। However, these persons and special purpose distinct entity of which they are trustees are required to comply with the provisions of SEBI. They have to comply with the provisions. They do not have to take registration because they are already registered. आ रहा है समझ? The applicant seeking registration to act as trustee shall net worth of 2 crore and its employment a minimum 2 persons who between them have at least 5 years. ठीक है। फिर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ कर सकते हैं ना।
हमने अभी बोला, तो नो ऑफर शैल बी ट्रीटेड एज पब्लिक इफ द ऑफर कैन प्रॉपरली बी रिगार्डेड इन ऑल सर्कमस्टांसेस as not likely to result directly or indirectly in securitized debt instruments becoming available for subscription to persons other than receiving the offer. ये समझ में आया पूरा? कोई ऑफर पब्लिक ऑफर तभी कहलाएगा अगर वो ऑफर कोई भी बंदा खरीद सकता है, नॉट जस्ट दोस्त जिनको मैंने दिया है, स्पेसिफिकली दिया, पब्लिकली वो हो सकता है, पब्लिकली सब्सक्राइब किया जा सकता है टू एक्सेप्ट द दोस्त जिनको मैंने दिया है वो तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, पर जिनको मैंने नहीं दिया वो भी कर सकते हैं। तो इससे उल्टा बोला कि नो ऑफर शैल बी ट्रीटेड एज पब्लिक अनलेस इट ऐसा हो कि इट इज़ बिकमिंग अवेलेबल फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज बाय पर्सन अदर देन दोज रिसीविंग द ऑफर, राइट, एंड अदरवाइज एज बीइंग द डोमेस्टिक कंसर्न ऑफ द पर्सन मेकिंग एंड रिसीविंग द ऑफर, अदरवाइज एज बीइंग द अच्छा ठीक है, वो कंपनी नहीं करती है पब्लिक ऑफर, डोमेस्टिक कंसर्न में के हिसाब से वो लग रहा है कि जैसे मान ली वो SPV इफ इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी दैट कैन नॉट मेक पब्लिक ऑफर्स, ऐसा कुछ होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंसर्न इट इज़ नॉट एलिजिबल टू मेक और रिसीव पब्लिक ऑफर्स, ठीक है। हाउएवर अबव मेंशन्ड कंडीशंस अप्लाई ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स विच बिलोंग टू द सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ ये रेगुलेशन सिर्फ ये दोनों सिर्फ उसको ही है, क्या नाम, SDI सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ठीक है। और एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स शैल बी मेड टू 50 or more persons in financial year and shall be deemed to have been made to public. Done. लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स मैंडेटरी लिस्टिंग होती है, मैंडेटरी होती है, स्टॉक एक्सचेंज हाँ, मेक एन एप्लीकेशन, शैल मेक, हाँ शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑन वन और करना पड़ेगा लिस्ट, application for listing SBD to get the securitized debt instrument issued by it listed on a recognized stock exchange or otherwise desirous of getting the debt instrument issued by it so listed shall make an application to the stock exchange in the form and manner as may be specified, ठीक है। अगर आपको लिस्ट होना पड़ेगा, लिस्ट होने के लिए आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इन द फॉर्म एंड मैनर, राइट। लिस्टिंग एग्रीमेंट इशू होगा फिर दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट एंटर होगा, कंपनी SPV के बीच में, स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, जहाँ पर आप लिस्टेड हो, तो लिस्टिंग एग्रीमेंट हो गया वो। फिर मिनिमम पब्लिक ऑफरिंग फॉर लिस्टिंग, अगर आप पब्लिक ऑफर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, प्रॉपर वो सारे कंडीशन सब सेटिस्फाई करोगे, सब जगह पे न्यूज़पेपर में इधर उधर ऐड दोगे, तो वही लिखा है ईच स्कीम ऑफ सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट वाज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा नॉट लेस देन 2 days ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, है ना। जिस दिन एप्लीकेशन मंगवाई उससे 2 दिन पहले से हमने कर रखा था। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो रही है तो शैल इंश्योर दैट इट हैज़ ऑब्टेन्ड क्रेडिट रेटिंग, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही है तो क्रेडिट रेटिंग ली गई होनी चाहिए फ्रॉम अ रजिस्टर्ड क्रेडिटिंग एजेंसी, राइट। हाँ ये चलेगा। उसके अलावा कंटिन्यूस लिस्टिंग कंडीशंस भी फॉलो करो और ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स वो भी हो सकता है। आ गया समझ प्रॉपरली, पक्की बात ना। नेक्स्ट तुम्हारा है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। अब सिक्योरिटी रिसिप्ट्स क्या थे, जो इन्वेस्टर को वो करते हैं। हाँ 2 चीज़ हुई, हमने जो अब तक पढ़ा उनका नाम था सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स SDI। सिक्योरिटी रिसिप्ट्स आर सिमिलर बट फिर भी सेम बट डिफरेंट। इसमें क्या है, इन्होंने क्या बोला, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में वो कंपनी कौन सी इन्वॉल्व होती है, ARC। शुरू से करती हूँ मैं। अगर तुम्हारा ये है क्या नाम इसका, हाँ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हैं, तो इसके अंदर अगेन एक डेटर होगा, अगेन सब कुछ होगा। सिमिलर केसेस में वही डेटर है, वही बैंक है, ठीक है, बैंक आगे ट्रांसफ़र करिए, पर जिसको ट्रांसफ़र करिए अब वो बंदा कहलाता है ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। अगेन ये आगे इन्वेस्टर्स को देगा सिक्योरिटीज़, ठीक है, ये और ये लोग पैसा देंगे इसको और ये इनको सिक्योरिटी इशू करेगा। यहाँ पर जो सिक्योरिटी हो रही है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट है, ठीक है। वर्किंग सिमिलर है। ये पीछे हमने क्या देखा, RBI किस सेबी के अंडर, हाँ SPV वाला था, और द रेगुलेटर वॉज सेबी और एक्सेट्रा। यहाँ पर RBI होगा सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के अंदर रेगुलेटर, ठीक है, आया समझ। तो वही सिक्योरिटी रिसिप्ट्स जो होती हैं वो RBI रेगुलेट करती है,
SPV के बदले एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। इशू जो हो रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स है, वो पब्लिक नहीं होती है। यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही होते हैं सिर्फ, ठीक है। मिनिमम एक अमाउंट भी होगा जो वो उनको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट, करेक्ट। और ये लोग यहाँ पर एक बड़ा सिंगल लोन भी सिक्योरिटाइज कर सकते हैं, सिक्योरिटी रिसिप्ट उसका भी बन सकता है। आया, देखो, एन इश्यूअर प्रपोजिंग टू इशू इट्स लिस्ट issue and list security receipts or only its already issued security receipts shall comply with the provisions of this chapter SEBI of this वाले listing of securitized debt instruments regulations उसको follow करना पड़ेगा। ये वाला regulation दोनों को follow करना पड़ेगा। security receipts proposed to be listed shall be issued in compliance with the applicable rules of the RBI, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर ही हो सकते हैं ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ को ही देने ना, QIBs को ही देने थे, तो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है ये, राइट। कंप्लाई विद द प्रोविजंस इशू टू सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, हाँ ठीक है। फिर सेल ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स बाय एग्जिस्टिंग होल्डर, ये हो सकता है। मान ले मेरे पास एक सिक्योरिटी रिसिप्ट है, मेरे को आगे बेचना है किसी को, आई ऑल्सो कैन डू दैट, राइट। तो वही लिखा है, एन एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हु प्रपोजेस टू सेल whole or part of its holding of securities security receipt to qualified buyers on private placement where such security receipts are proposed to be listed may do so in accordance with the regulations, कर सकते हैं। However, such sale by any holder of security receipts shall be permitted only if the holding is not less than 50% of the outstanding security receipts। इसका मतलब क्या हुआ? The holding is not less than 50% आउटस्टैंडिंग कैसे हुआ? पैसा आ रहा है ना अभी धीरे धीरे, तो इसलिए वो आउटस्टैंडिंग है। डेटर पैसा देगा, तुम्हें पैसा मिलेगा, अच्छा। तो वैसे आउटस्टैंडिंग है। अगर यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ये बोला कि अभी एक्टिव आउटस्टैंडिंग इन अ वे एक एक्टिव सिक्योरिटी रिसिप्ट है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इतना बोल रहे हैं कि जितना भी टोटल सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू हुआ था उसमें से 50% अगर तुम्हारे पास है तो ही तुम आगे बेच सकते हो, ठीक है। आया? जयश्री डन है। 50% खरीदे हुए का कि सारे इशू का 50%? सारे इशू का। तो तुम कितना ऑफर कर रहे हो वो तुम पर है, पर तुम्हारे पास 50% होना चाहिए। आया? सच सेल बाय एनी होल्डर शैल बी परमिटेड ओनली इफ द होल्डिंग इज नॉट, इसकी होल्डिंग इज नॉट लेस देन 50%। आया? जयश्री पक्की बात है? इसमें लिखा है कि सेल बाय एनी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट शैल बी परमिटेड, मतलब अलाउ तभी करेंगे जब उसकी होल्डिंग उससे कम हो, मतलब ज़्यादा, नॉट लेस देन, ठीक है, उससे ज़्यादा हो, मतलब ऐसा ना, तभी अलाउ करेंगे, मतलब पक्का डन है। A sale of security receipts by any existing holder of such security receipts under these regulations shall be subject to the issuer compulsory listing the security receipts before complying with the provisions। आपको ये security receipts लिस्ट करवानी पड़ेंगी और फिर प्रोविजंस कंप्लाई करोगे और फिर ही बेच सकते हो, अगर आप एक एग्जिस्टिंग होल्डर हो जो आगे फर्दर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स बेचना चाहता है तो। आ रहा है ना? इन ऑल एक ARC ही सिक्योरिटी रिसिप्ट बेच सकता है। ARC ने सिक्योरिटी रिसिप्ट किसी पर्सन राम को बेच दी। अब राम जो है वो टोटल जितने भी आई थी ना सिक्योरिटी रिसिप्ट उसमें से 50% होल्ड करता है मिनिमम, ठीक है। वो चाहता है इतना क्या होल्ड करके रखूँ, मुझे भी फंड्स चाहिए, तो वो आगे बेचना चाहता है, बेच सकता है। पर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी बिफोर सच थिंग्स आर डन इट शैल बी सब्जेक्ट टू द इशूअर कंपल्सरीली लिस्टिंग। वो जो इशूअर होगा वो कंपल्सरीली लिस्टेड होना चाहिए ऑलरेडी। ये इशूअर नहीं है ना, ये तो एग्जिस्टिंग होल्डर है, सिर्फ ये बेच रहा है। बेच सकता है अगर इशूअर लिस्टेड है और साथ के साथ उसने राम ने सारे प्रोविजंस कंप्लाई किए हैं। आया समझ? कंडीशंस फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स अगेन एन इशूअर में लिस्ट इट सिक्योरिटी रिसिप्ट्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। मे लिस्ट क्यों बोला? पीछे जो सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स था उसमें शैल लिस्ट था। वो शैल लिस्ट क्यों था? क्योंकि मैंडेटरी था। क्यों था? क्योंकि पब्लिक को दे रहे थे। यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही है, QIBs हो रहा है, राइट। तो मैं ये बोला है द सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हैव बीन इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। उसके बाद issuer has issued such security receipts in compliance with the applicable laws. The offer or invitation to subscribe to security receipt shall be made to such number of persons not exceeding 200। देखा, याद है पब्लिक प्राइवेट वाला डिफरेंस यही था ना मेन, 200 से नीचे ही होगा। और सच अदर नंबर इन द फाइनेंशियल ईयर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है।
सिक्योरिटी रिसिप्ट्स प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड आर इन डीमैट फॉर्म, डिस्क्लोजर्स आर डन सारे, मिनिमम अलॉटमेंट मेड टू QIB इज ₹10 लाख, ठीक है। सच सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हैव बीन वैल्यूड प्रायर टू लिस्टिंग, वैल्यूड प्रायर टू लिस्टिंग मतलब आज की उसकी वैल्यू क्या है वो हमें पहले ही पता लग गई हो, ठीक है। हाउएवर नहीं, आज की वैल्यू मतलब जिस दिन लिस्ट हो रहे हैं उस दिन की वैल्यू, यहाँ है ना कन्फ्यूजन है ना। हाउएवर सच वैल्यूएशन शेल नॉट बी मोर देन 3 months प्रायर, ठीक है। रीसेंट वैल्यूएशन होनी चाहिए। द रिसिप्ट सॉरी हाँ हैव बीन रेटेड बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड विद सेबी, ठीक है। वो भी रेटिंग भी 3 साल पहले से नहीं होनी चाहिए, 3 महीने पहले की नहीं होनी चाहिए। डन है यहाँ तक? ऑफर डॉक्यूमेंट कट कर दो, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना भी मत, काम का भी नहीं है वो, सही नहीं है उधर। भाई करूँ ये कागज़ देखने के लिए तरस गई थी आंखें। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, द सिक्योरिटी रिसिप्ट्स issued by a private placement basis which are listed on recognized stock exchange shall be traded and such trades shall be cleared and settled in the recognized stock exchange condition to subject to condition specified by SEBI। हाँ ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट पर हो रही हैं, लिस्टेड हैं और उसकी ट्रेडिंग और क्लियरिंग हो ना T+1 T+0 वो सब प्रॉपरली SEBI गाइड स्टॉक एक्सचेंज की गाइडलाइंस के हिसाब से हो जाएगा, राइट। और तुम्हारा ट्रेडिंग लॉट शेल नॉट बी लेस देन ₹10 लाख। ट्रेड कर रहे हो तो एक बार में 10 लाख का तो ट्रेड होगा ही कम से कम, ठीक है। ट्रेड ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हैव बीन मेड ओवर द काउंटर शैल बी रिपोर्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। हाँ ठीक है, ओवर द काउंटर मतलब ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, ठीक है। जो भी ट्रेड कर रहे हो वो हैव बीन रिपोर्टेड प्रॉपरली, डन। उसके अलावा may specify conditions for reporting of trades on the recognized stock exchange। सभी कुछ conditions बता सकता है कि ये ट्रेड ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। वो या तुम्हें एक याद है पढ़ा था, एक ब्लॉक विंडो होता था, विंडो 9:20 ऐसा कुछ टाइमिंग था ना, 9:05 to 9:20 ऐसे ओपन हाँ होता था। उसमें क्या था, ब्लॉक डील। ब्लॉक डील होती थी हाँ एग्जैक्टली, कि शेयर्स विंडो ओपन होने से पहले हम ट्रेड कर सकते थे सिक्योरिटीज में। यूपीएसए में हमने जिसके हमें यूपीएसए पता है तब हम ऐसे कर हाँ सकते उसमें भी थे। करते थे। इसमें ये वही है उन्होंने ना कंडीशंस बोली है कि ये वाली कंडीशन यहाँ पर मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि ना जब भी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शन होती है ना तभी भी स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि ये ट्रांजैक्शन इस टाइम से इस टाइम में ही होनी चाहिए। उसका भी एक वैल्यू था, इसके ऊपर ही होगा तो इसके अंदर होना चाहिए सब, राइट। फिर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, ये कोई फालतू लिखा है पर इतना ही मतलब है इसके अंदर। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में मैंने शेयर्स लिए हैं और मुझे लोन चाहिए तो मैंने शेयर्स गिरवी रख दिए तो मुझे लोन दे दो, बस शेयर्स कैन बी प्लेस्ड एज सिक्योरिटी, बस, ठीक है। ये रीड कर लोगे, इसमें फिर और कुछ नहीं है ना। फिर फीचर्स ऑफ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज आ जाओ। हाँ सिक्योर्ड लोन होगा जो प्लेज हो रहा है या जो भी, ऑफ कोर्स टेन्योर है उसका, एक टेन्योर ऑफ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जनरली 1 year, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 15, प्रोसेसिंग फीस 2%, लोन अमाउंट क्या है, जो भी सिक्योरिटी होगी मतलब जो भी शेयर्स का वैल्यू होगा उसका 50% तक का आपको लोन मिल सकता है। और प्री पेमेंट चार्जेस नहीं होते हैं। प्री पेमेंट आने प्री चार्जेस पहले चार्जेस लेंगे, प्री पेमेंट चार्जेस। बैंक्स पता है क्या करते हैं, इंटरेस्ट तो होता ही है, प्री पेमेंट इंटरेस्ट चार्जेस करते सर्विस का। प्री पेमेंट के चार्ज पेमेंट ही करते हैं, उनके चार्जेस भी देते हैं कोई। हम यहाँ पर वही हम नॉर्मल, तुमने बैंक से लोन लिया तुम पेमेंट करते हो, वो पेमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों होती है। 3 साल का लोन है तो तुम 3 सालों तक उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देते रहोगे, बैंक उस इंटरेस्ट से पैसा कमाती रहेगी। मेरे पास अचानक से लॉटरी लग गई, मैंने उनको पैसा फटाफट दे दिया तो मैंने क्या किया, उनका प्री पेमेंट। जब भी आप जल्दी पैसा दे देते हो ना तभी भी बैंक को बुरा लगता है, क्यों, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट अमाउंट खा गए तुम। तो ये प्री पेमेंट चार्जेस बैंक्स लेती है। यहाँ पर उन्होंने बोला प्री पेमेंट चार्जेस जनरली नहीं होते हैं, ठीक है। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो वही सामान गिरवी, घर बंगला गिरवी रख के लोन ले लिया, ठीक है। कितना पढ़ा के क्या एंड ख़त्म किया इन्होंने, शुक्र है। 30-40 पेज का चैप्टर था ना ये, बाय करो इसको करें।